हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल V+U और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर प्रशांत भारद्वाज। प्रीवियस लेक्चर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, 12th का जो टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स। अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जो बताया, आज हम उससे आगे का प्रोसीड करेंगे और क्या बताया ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने लेक्चर स्किप कर दिया है तो आप हमारे चैनल पे जाके उसको दोबारा देख सकते हैं। देखिए, बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स को एक बार मैं बता देता हूं कि किस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं। व्हाट वी डू इन केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स को बेटा जी दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, नंबर 1 और यू कैन से पार्ट फर्स्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शंस। अभी रेट ऑफ रिएक्शन में क्या क्या आता है वो समझिए। रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे पास बेसिक जो चीजें हैं बेटा, वो एक तो खुद रेट ऑफ रिएक्शन की इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, और फिर उसका जो एक्सप्रेशन बनाना हमने सीखा था। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेटा इस केस में यू कैन से रेट लॉ। ये वाला सेक्शन हम लोग कवर करते हैं, रेट लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। उसके बाद हम लोग ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी के पार्ट को लेके चलते हैं। मोलिकुलरिटी, देन वी विल डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने समझा था, हाउ वी कैन स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन। और एक पार्ट फिर रह गया जो आता है हमारे पास, यू कैन से जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर क्या इंटीग्रेटेड रेट लो एंड देयर न्यूमेरिक। तो ये वो पार्ट है बेटा जी जो रेट ऑफ रिएक्शन में कवर होते हैं। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। लेकिन इसके अलावा भी केमिकल काइनेटिक्स में एक और पार्ट होता है बेटा जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस। द वर्ड इज टेम्परेचर डिपेंडेंस। अभी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है बेटा, फर्दर इसमें हमें दो बेसिक चीजें स्टडी करनी है जिन्हें हम दो अलग थ्योरीज के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कोलिजन थ्योरी and next is called Arrhenius equation. तो अब जो हमारा फोकस रहेगा बेटा, और यू कैन से अब जो हमारा टॉपिक है वो कोलिजन थ्योरी है, देन फॉलोड बाय आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को। तो पहले आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे बेटा जी कोलिजन थ्योरी। और आपको एक बात बता देता हूं, आर्हीनियस इक्वेशन का जो बेसिक रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं कोलिजन थ्योरी से जुड़ा होता है। ठीक है, देखिए आपको एक बात समझनी है। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, A विल कन्वर्ट इनटू B प्लस C, कोई बेसिक रिएक्शन बेटा हमारे पास। तो अगर हम इसके रेट को एक्सप्रेस करें, अब तक ये बातें आपको समझ में आ गई होगी रिएक्टेंट की टर्म में, तो ये जो N है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब हमें यह समझना है बेटा कि हम किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा कैसे सकते हैं, हाउ वी कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए हमारे पास इसके लिए दो ऑप्शंस है। नंबर 1, हम कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, लेकिन ये क्या होना चाहिए उस केस में, पॉजिटिव, और जनरली पॉजिटिव ही होता है, वो जनरली बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक ऑप्शन तो ये बेटा जी कि वी इंक्रीज कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक और फैक्टर है बेटा, दैट इज के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो अगर हम रेट कांस्टेंट को बढ़ाएं, दैट इज के, तो वो भी क्या है, रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यू कैन से रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका बढ़ जाए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, हमने कंसंट्रेशन में चेंज की थी। कंसंट्रेशन बढ़ गई तो क्या होगा, 0.5 मोल है, 1 मोल है, 1.5 मोल है, इस तरीके से हमने रेट निकाला था। अब हमारा जो आगे का सेक्शन चलेगा बेटा जी, वो चलेगा कि रेट कांस्टेंट को बढ़ाने से रेट पे क्या फर्क पड़ता है।
और सबसे जरूरी बात है कि रेट कांस्टेंट बढ़ कैसे सकता है। ठीक है, तो देखिए एक बेसिक चीज बताता हूं आपको। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें किसी भी रिएक्शन का, और जनरली आप लोग जानते हैं कि बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो आपको यहां ये समझना है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ता है। मान लीजिए कोई चीज मेरे पास 1 मोल है बेटा, और टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इस टेम्परेचर को बढ़ाकर 35 डिग्री सेल्सियस ले जाऊं तो क्या 1 मोल बढ़ के 2 मोल हो जाएगा? नहीं हो सकता। कंसंट्रेशन विल नेवर चेंज। तो 1 मोल स्टिल रिमेन 1 मोल। तो यानी कि कंसंट्रेशन पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, टेम्परेचर हम लोग बढ़ाए जा रहे हैं, तो फिर रेट कैसे बढ़ रहा है, रेट कैसे इंक्रीज हो रहा है? तो उस केस में आपको समझना है बेटा कि एक्चुअल में टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेट कांस्टेंट है ना हमारा, वो इंक्रीज हो जाता है, और रेट कांस्टेंट बढ़ने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। ठीक है, तो अब जो बेसिक चीज है कि ये कैसे बढ़ता है, क्या फैक्टर होता है और कौन कौन से फैक्टर होते हैं, वो सारा का सारा कंसेप्ट हम लोग कोलिजन थ्योरी और आर्हेनियस इक्वेशन में पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो आज हम लोग क्या टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, पहले दैट इज कोलिजन थ्योरी। ठीक है, नोट कीजिए, फिर मैं कोलिजन थ्योरी के बारे में आपको बताऊंगा। तो बेटा अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कोलिजन थ्योरी। ठीक है जी, द टॉपिक इज कोलिजन। सबसे पहले तो ये समझना है कि भाई ये थ्योरी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें। देखिए जब भी कोई रिएक्शन होती है, आपको पता है रिएक्शन के दौरान पुराने बॉन्ड टूटते हैं बेटा जी, नए बॉन्ड बनते हैं, तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और होता क्या है एक्चुअल में, रिएक्टेंट पहले नजदीक आके टकराते हैं, एनर्जी का एक्सचेंज होता है जिससे बॉन्ड टूटते हैं और फिर नए बॉन्ड बनते हैं। तो जब तक वो नजदीक आके टकराएंगे नहीं ना, रिएक्शन नहीं होगी। तो टकराना जो है वो इफेक्टिवली गैस के केस में, समझना आपको एक बात, अगर हम गैस मॉलिक्यूल की बात करें बेटा, तो ये जो कोलाइड करना है इसे हम कोलिजन कहते हैं। द वर्ड इज कोलिजन। लेकिन आपको एक बात बता दूं बेटा, अगर यहीं पे हमारे पास लिक्विड का डिस्कशन हो तो फिर कोलिजन की जगह जो टर्म इस्तेमाल होती है बेटा, दैट इज एनकाउंटर। वो वाला एनकाउंटर नहीं जो आप सोच रहे, ये दूसरा एनकाउंटर, टकराना एनकाउंटर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर गैस फेज की रिएक्शन है, अगर मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो कोलिजन हो जाएगा, अगर लिक्विड है तो फिर वो इनकाउंटर कहलाएगा। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पर पता होना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए अब देखते हैं होता क्या एक्चुअली बेटा। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और बॉक्स लगा लीजिए, ऐसा कोई बॉक्स। अब इसके अंदर बेटा जी दो तरीके के पार्टिकल है। मान लीजिए एक ए टाइप का पार्टिकल है, अंदर है ये, इसके 3D में हमें समझना है इसको, और एक बी टाइप के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मान लीजिए रेड जो पार्टिकल्स हम शो कर रहे हैं उसको बी से इंडिकेट करते हैं बेटा जी, आपकी मर्जी है, ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। और ब्लैक वन इज नोन एज ए, और ये सारे गैसियस पार्टिकल्स हैं। तो अब क्या होगा, ये गैसियस पार्टिकल इस कंटेनर के अंदर है बेटा, दे हैव एक्सट्रीमली हाई काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगा, रैंडमली इधर उधर भाग रहे हैं, और जब इधर उधर की मूवमेंट होगी ना बेटा, सडनली हो सकता है इनमें से कुछ पार्टिकल कोलाइड कर जाए। समझ पा रहे हो आप? तो जितने ज्यादा पार्टिकल कोलाइड करेंगे, हमारा प्रोडक्ट बनने का चांस उतना ज्यादा होगा। सही है क्या नहीं है, बात समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहली चीज क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए, या रेट कांस्टेंट, एक ही बात, एक ही टर्म में चलते हैं कि पार्टिकल के बीच में कोलिजन होना चाहिए, और जितना ज्यादा कोलिजन हो उतना ज्यादा अच्छा। अगर कोलाइड ही नहीं करेंगे तो भैया प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर होता है बेटा, कोलिजन थ्योरी ने जो एक्सप्लेन किया कि रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है जी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा जी, नंबर ऑफ कोलिजन के। और ज्यादा बेटर है आप इसको यूज करें टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। अब समझना यह है कि सिर्फ नंबर ऑफ कोलिजन और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन में क्या फर्क है। फ्रीक्वेंसी होता है बेटा जी नंबर ऑफ कोलिजन
इन 1 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, रेट पर सेकेंड निकालेंगे, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी टर्म को यूज करते हैं। ठीक है जी। तो पहला फैक्टर तो क्या है, कोलिजन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। फ्रीक्वेंसी जो है टकराने की 1 सेकेंड में, वो जितनी ज्यादा होगी हमारे लिए उतना अच्छा है। अब सेकेंड फैक्टर क्या होता है बेटा, जिस पर आपका के डिपेंड करता है, के इज डिपेंड अपॉन इफेक्टिव कोलिजन। द वर्ड इज इफेक्टिव कोलिजन। अब इफेक्टिव कोलिजन से हमारा मतलब क्या होता है, हालांकि एक बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं बेटा, कि मान लीजिए हमारा कोई ग्राफ है, ये हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग के लेक्चर में इस बात को समझा था। ये रिएक्टेंट है बेटा जी, और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये एनर्जी, यहां आपकी रिएक्शन है, टाइम है, जो भी है। तो अब ये ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ था, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो बीच का गैप था, अगर आपको ध्यान है, इसको क्या नाम दिया गया था, सोचिए, दैट इज थ्रेशोल्ड बैरियर। थ्रेशोल्ड बैरियर, और यू कैन से दिस एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अब क्या था बेटा, एक रिएक्टेंट के पास उसकी खुद की जो एनर्जी है वो इतनी है, पर प्रोडक्ट बनने के लिए उसे क्या क्रॉस करना जरूरी होता है, थ्रेशोल्ड बैरियर। ठीक है, और वो कितनी एनर्जी है, यहां से यहां तक की, और यू कैन से पॉइंट ए टू बी की एनर्जी। ठीक है, तो आपको ये समझना है बेटा कि अब उस रिएक्टेंट को इतनी एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी और चाहिए ताकि वो बैरियर क्रॉस कर सके, और इस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, ई ए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ई ए निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा, ई ए इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाती है। ठीक है, तो पार्टिकल को क्या चाहिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। इसी के लिए पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करके जब उनकी एनर्जी बढ़ जाती है तो वो क्या होता है, अगर बैरियर क्रॉस कर गए, अगर वर्ड लगा रहा हूं मैं, अगर बैरियर क्रॉस कर गए तो प्रोडक्ट बनाएंगे, और अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो वो प्रोडक्ट नहीं बना पाए। ठीक है, तो मान लीजिए बेटा, 1 मिनट के लिए हम अज्यूम करते हैं कि यह एनर्जी हमारी 200 जूल है, और अभी ऑलरेडी इसके पास एनर्जी कितनी है, रिएक्टेंट के पास 100 जूल है। थ्रेशोल्ड बैरियर 200 जूल पे है और रिएक्टेंट के पास 100 जूल है। कितनी और एनर्जी चाहिए कि बैरियर क्रॉस हो जाए, 100, और 100 को क्या मान लेंगे हम, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे सिर्फ 50 जूल एनर्जी और दें रिएक्टेंट को, ध्यान से समझना, उसके पास खुद की 100 जूल है, हम कितनी और दे रहे हैं, 50, कितनी हो गई, 150 हो गई। ठीक है, तो बैरियर क्रॉस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा भैया, क्योंकि बैरियर के लिए हमें उसको और 50 देनी पड़े, तब जाके बैरियर क्रॉस होगा। तो ये जो एनर्जी 50 आई, मान लीजिए कोलिजन से आ रही है बेटा, तो ये जो कोलिजन है जो बैरियर क्रॉस नहीं कर पाता आर कॉल्ड इनइफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, और जो बैरियर क्रॉस कर जाएंगे आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। तो प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, इनइफेक्टिव पे। अब देखिए, कोलिजन के 2 पार्ट हो गए, एक इनइफेक्टिव हो गया और एक इफेक्टिव हो गया। इफेक्टिव वाला प्रोडक्ट बना रहा है, इनइफेक्टिव वाला प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। तो यहां आपको यह समझना है बेटा कि सिर्फ कोलिजन होना ही जरूरी नहीं है, कोलिजन मस्ट बी इफेक्टिव। ठीक है, कोलिजन मस्ट बी इफेक्टिव, और हम इसको स्टडी करेंगे। एक लॉ है हमारे पास, यू कैन से बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसने ये जो मॉलिक्यूल जो क्रॉस कर रहे हैं ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मान लीजिए 100 लेके चल रहे हैं, 20 क्रॉस कर रहे हैं, तो 20 मॉलिक्यूल जो बैरियर क्रॉस कर रहे हैं वो तो इफेक्टिव है, बच गए 80 क्या बेटा जी, इनइफेक्टिव है। तो ये फ्रैक्शन कैलकुलेट कैसे होता है, इसको कैलकुलेट करने का क्रेडिट जाता है बेटा जी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लो। ठीक है, ये वो साइंटिस्ट है बोल्ट्जमैन, जिन्होंने ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं ना, 100 में से कितने प्रोबेबल, क्योंकि देखिए अब सोच के देखिए, एयर है या कोई गैस है, हम बड़ी मुश्किल से अंदाजा लगा सकते हैं। एक्चुअल में ये सारी चीजें स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स पे डिपेंड होती है बेटा, जिनकी बहुत डीप स्टडी होती है, बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन होती है, बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स उसमें यूज होते हैं। तो इवन अप टू योर लेवल,
चाहे आप मेंस के लिए जाएं चाहे एडवांस के लिए जाएं, आपको इसकी इंटरनल डेरिवेशन या इंटरनल रिजल्ट को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यहां क्या इंप्लीमेंटेशन है वो समझना है। तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला यहां पर कि एफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, मॉलिक्यूल का वो भाग, वो हिस्सा जिसकी एनर्जी क्या है, और जो, या फिर आप कह सकते हैं जिसका कोलिजन क्या है, इफेक्टिव कोलिजन है, वो है हमारे पास E माइनस EA बाय आर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है बेटा। EA क्या होता है, EA इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, द वर्ड इज एक्टिवेशन एनर्जी। R is called gas constant and T is called temperature। तो यहां से हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलता है। ये स्टडी कैसे किया था वो भी बताऊंगा, एक बार आप यहां समझ लीजिए। इसका मतलब कि किस पे डिपेंड कर रहा है, इफेक्टिव कोलिजन पे। इफेक्टिव कोलिजन क्या है बेटा जी, क्या मान लिया हम लोगों ने, F, और इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस EA बाय आर टी। तो ये हो गया हमारा दूसरा फैक्टर। एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। चलो बेटा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ना हम लोग बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में ले लेते हैं। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने एक ग्राफ बनाया, किसके वर्सेस, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है वो बताऊंगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एनर्जी के वर्सेस। ठीक है, मान लीजिए, समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास टोटल 1000 मॉलिक्यूल है। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल है, 1000। साथ में एक ग्राफ और बना देता हूं आपके लिए आसानी रहेगी समझने में। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, वही ग्राफ है, थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहा हूं। ये प्रोडक्ट है, ये थ्रेशोल्ड बैरियर है। ओके, तो अब ये एक्टिवेशन एनर्जी है। मान लीजिए ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है हमारी, या आप इसको कैसे, थ्रेशोल्ड बैरियर ले लीजिए। थ्रेशोल्ड बैरियर की जो एनर्जी है ये 200 जूल है। तो सिर्फ वही पार्टिकल बेटा प्रोडक्ट बनाएंगे जिनकी एनर्जी 200 या उससे ज्यादा होगी। क्लियर है ये बात, क्योंकि वही बैरियर क्रॉस कर पाएंगे, वही प्रोडक्ट बनेंगे। तो इन चीजों को समझते हुए हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ समझना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स है बेटा, गैसेस मॉलिक्यूल्स है, 1000 लेके चल रहे हो। अब सबकी एनर्जी सेम नहीं होती है बेटा, अलग अलग एनर्जीज होती है। हम रैंडमली मान के चलते हैं, किसी की कम किसी की ज्यादा। अब मान लीजिए इन 1000 में से बेटा जी 100 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी मोर देन 200 है, मोर देन 200 जूल। ठीक है, 1000 में से 100 है, यानी कि 10% मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो 200 जूल से ज्यादा एनर्जी के, वो तो बैरियर क्रॉस कर जाएंगे, दे विल फॉर्म प्रोडक्ट। मान के चलते हैं 200 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, 200 मॉलिक्यूल्स आर देयर, शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग, विच हैव 200 जूल, एग्जैक्टली 200 जूल। और अगर 200 जूल है तो भी बैरियर क्रॉस हो जाएगा बेटा। तीसरा केस हम लोग मान के चलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 400 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी है 100 जूल। ठीक है, और मान लीजिए 300 ऐसे हैं बेटा जी मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी है लेस देन 100 जूल। तो अब समझना है, हमें इसका कर्व बनाना है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पे हमारे पास 100 है बेटा, और यहां पे हमारे पास 150 है, और मान लीजिए यहां पे हमारे पास 200 है। ठीक है, उससे आगे की हमें जरूरत नहीं है। तो जो कर्व बनाना बेटा, क्योंकि अब देखिए सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कहां है, पहले ये देखिए, क्या 200 जूल पे कितने हैं, 100, 200 से ज्यादा 100, 200 पे 200, 100 जूल पे कितने हैं 400। तो 100 जूल पे आपका जो कर्व है वो बहुत एक्सट्रीम आएगा, और उसके बाद ये कर्व ऐसा चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बेटा, ये आपके मैक्सिमम फ्रैक्शन है।
हालांकि हमें इनकी जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कितने पार्टिकल ऐसे हैं जो 200 से एग्जैक्टली इक्वल है या उससे ज्यादा है। तो मान लीजिए थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हम इसको, तो अब ये वो लाइन है जो हमारा बैरियर है 200 जूल, ठीक है, जूल में चल रहा है सारा का सारा। तो ये जो एरिया है बेटा, ये वाला एरिया, ये वो पार्टिकल हैं जो बैरियर को क्रॉस करेंगे, ठीक है। इससे आगे जो पार्टिकल जाएगा वो बैरियर क्रॉस करेगा, वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो क्या लगता है कितने पार्टिकल और यू कैन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। हिसाब लगाइए एक बार, देखिए आप लोग क्या हो सकता है। देखिए 200 पे कितने हैं, 200 पे 200 है, और 100 कैसे हैं, 200 से ज्यादा। अब ये तो सारे हो जाएंगे, इट मीन्स अप्रोक्स 300 मॉलिक्यूल्स आर देयर। सिर्फ समझने के लिए ये चीज, जिनकी एनर्जी आइदर इक्वल टू थ्रेशोल्ड बैरियर और मोर देन थ्रेशोल्ड बैरियर, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो 300 मॉलिक्यूल कैसे हैं, जिनकी एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड बैरियर के बराबर है या उनसे ज्यादा, अब दे विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो क्या लगता है ये 300 के 300 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना देंगे? नहीं बेटा, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि वो बैरियर क्रॉस करेंगे। समझ पा रहे हैं। अब इनमें से भी काफी सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। कोलिजन तो हो गया, इफेक्टिव भी हो गया, लेकिन अब एक तीसरा फैक्टर है जो हमें समझना है, जो ये बताएगा कि भाई 300 मॉलिक्यूल जो बैरियर क्रॉस कर गए वो प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते हैं, या क्या रीजन है उनके प्रोडक्ट ना बनाने का, ठीक है। तो आपको मोटे तौर पे समझना है कि हो सकता है बेटा जी इन 300 में से सिर्फ 100 मॉलिक्यूल्स ही एक्चुअल प्रोडक्ट बनाए। अब वो तीसरा फैक्टर क्या है वो हमें समझना है। तो यहां देखिए बेटा, देखिए इसने तो कहां तक पहुंचा दिया हमें, इफेक्टिव कोलिजन तक, यानी कि इस फैक्टर के हिसाब से तो 300 का प्रोडक्ट बनाना चाहिए था। पहला फैक्टर कहता था खूब सारे कोलिजन हो, हमने 1000 ले लिए। दूसरे ने क्या कहा, भाई जो इफेक्टिव होंगे वो लो, 300 आ गए। लेकिन अभी तीसरा फैक्टर और भी है बेटा, वो फैक्टर क्या है समझिए। वो फैक्टर कहता है कि रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल with proper orientation, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि देखिए, अब मान लीजिए मैं आपको एक जनरल लाइफ का एग्जांपल, ये मार्कर है, ठीक है जी। अब मुझे इसको बंद करना है बेटा, तो मुझे ये करके थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको सिर्फ यहां रख के छोड़ दूं तो प्रॉपर बंद नहीं होगा, गिर सकता है। देखिए अगर मान लीजिए यहां रखा है तो जा सकता है। तो प्रॉपर बंद करने के लिए पहली बात तो इनका नजदीक लाना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड कोलिजन, और फिर वो इफेक्टिव भी होना चाहिए। समझ पा रहे हैं। लेकिन तीसरी चीज, अगर मैं इतना ही फोर्स यहां ऐसे लगाऊं तो बेटा, अब देखिए कोलिजन तो हो रहा है, इफेक्टिव भी है, लेकिन मेरी ओरिएंटेशन गड़बड़ होगी ना। मुझे ऐसे फोर्स लगाना था, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो ओरिएंटेशन होता है बेटा कि कोलिजन मस्ट बी इन प्रॉपर डायरेक्शन। अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है तो भी आपका प्रोडक्ट सही से नहीं बनेगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस बात को। तो ये जो फैक्टर होता है बेटा ओरिएंटेशन फैक्टर, इसको हम P से डिनोट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय P। एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आपको ओरिएंटेशन फैक्टर के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूं। तो बेटा अब ओरिएंटेशन फैक्टर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले। देखिए बड़े बेसिक तरीके से आपको समझाता हूं ओरिएंटेशन क्या होती है। मान लीजिए एक रोड है बेटा, उस पे मान के चलिए दो कोई व्हीकल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये जा रहा है 100 किलोमीटर की स्पीड से और ये भी जा रहा है 100 किलोमीटर की स्पीड से। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो कोलिजन का चांस नहीं है ना। समझ पा रहे हैं। तो कोलिजन नहीं होगा तो यहां पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, वी कैन से नो रिजल्ट। समझना है आपको इस बात को। दूसरा केस ले लेते हैं बेटा, अब रोड पे ही दो जा रहे हैं लेकिन दोनों डिफरेंट साइड है। एक मान लीजिए ईस्ट जा रहा है, दूसरा वेस्ट जा रहा है, रोड के बीच में पार्टीशन। इसकी स्पीड 100 किलोमीटर है, इसकी स्पीड भी 100 किलोमीटर है। क्या कोलाइड होने के चांस हैं? जब तक वो रेस्ट ड्राइविंग ना करे कोई नहीं है ना। हम लॉजिकल बात करेंगे, हम कहेंगे कि भैया चांस नहीं है। तो अगेन नो रिजल्ट बेटा।
तीसरा केस स्टडी कर लेते हैं हम लोग। आपको बताना है कि कब आपका कोलिजन बढ़िया होगा। एक इधर से आ रहा है और एक सामने से आ रहा है, समझ पा रहे हैं ना, क्या होगा अब कोलिजन। लेकिन ये 5 किलोमीटर और ये मान के चलिए आपका 3 किलोमीटर, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा। अब कोलिजन तो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि स्पीड बहुत कम हो गई है तो वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। तो वी कैन से दे कोलाइड बट नॉट इफेक्टिवली कोलाइड, दे कोलाइड बट नॉट इफेक्टिवली कोलाइड। तो इस केस में भी हमारा साइंस की नजर में देखें तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एक केस और ले लेते हैं बेटा। मान लीजिए सामने से एक आ रहा है पार्टिकल, मॉलिक्यूल, व्हीकल, कुछ भी लगा लीजिए, एक सामने से आ रहा है, ये 100 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, ये 200 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, बिल्कुल आमने सामने है। क्या होगा, हेड ऑन कोलिजन होगा। कोलिजन तो है, लेकिन क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है कोलिजन बहुत इफेक्टिव होगा। और जब इफेक्टिव कोलिजन होता है बेटा, इस केस में कैसा कोलिजन हो गया हमारे पास, इफेक्टिव कोलिजन हुआ और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हुआ। समझिएगा, स्पीड तो यहां भी काफी थी, स्पीड यहां भी काफी थी, यहां ओरिएंटेशन गड़बड़ थी। तो देखिए एनर्जी तो सही है, ओरिएंटेशन सही नहीं है। एनर्जी तो सही है, ओरिएंटेशन सही नहीं है। एनर्जी सही नहीं है, ओरिएंटेशन सही है। एनर्जी सही है, ओरिएंटेशन भी सही है। तब जाके एक्चुअल एक्सीडेंट होगा, तब जाके एक्चुअल कोलिजन होगा। तो यहां क्या है, इफेक्टिव भी है और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी है। तो दिस केस यू कैन से केस 4, 3, 2, 1। तो फोर्थ केस में ही हमारा प्रोडक्ट जनरेट होगा। तो समझ में आई ओरिएंटेशन की बात। थोड़ा सा और ओरिएंटेशन को एक बार आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है ए जो बी से जुड़ा हुआ है बेटा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल है बेटा सी जो किससे जुड़ा हुआ है, डी से जुड़ा हुआ है। ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें आपस में टकराना है और दे हैव टू फॉर्म एडी एंड बीसी। ये इनको इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। अब ध्यान से देखिए बेटा, जब ए और बी कोलाइड करेंगे तो ए तो सी से कोलाइड कर रहे हैं, तो बॉन्ड बनने के चांस सी से होंगे, लेकिन बनाना किससे है, डी से। तो हमारा कोलिजन तो भले ही सही हो, ओरिएंटेशन सही नहीं है, तो यहां हमारा ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं दूसरा केस लेके चलूं, ए और बी और डी और सी, ये हमारे केस है मान लीजिए, और हमें फिर से वही प्रोडक्ट बनाना है ए डी और बी सी। अब इस केस में देखिए ओरिएंटेशन एकदम ओके है, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत कम है, तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एनर्जी भी, इफेक्टिव कोलिजन भी होना चाहिए, सिर्फ ओरिएंटेशन से ही थोड़ी काम चल जाएगा। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि ए और मान लो ऐसे बना लेते हैं हम लोग बोर्ड दिखाने के लिए, और वी कैन से डी एंड सी, और अगेन प्रोडक्ट हम वही रखेंगे, क्या है हमारे पास, ए सी, ए डी सॉरी और बी सी। तो कोलिजन हो रहा है, ओरिएंटेशन ओके है, और इनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, इक्वल टू इफेक्टिव कोलिजन है। तो क्या होगा, दे विल फॉर्म प्रोडक्ट, यहां पे प्रोडक्ट बन जाए। तो आ रही है ना बात समझ बेटा। जरूरी चीज था इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझना, कि पहली बात कोलिजन बहुत ज्यादा हो, उन कोलिजन्स में से इफेक्टिव कोलिजन बहुत ज्यादा हो, और उन इफेक्टिव कोलिजन्स में से वही पार्ट या वही हिस्सा प्रोडक्ट बनाएगा जिसकी ओरिएंटेशन भी सही होगी। मैंने कुछ एग्जांपल से आपको ये बातें समझाने की कोशिश की है। तो अगर हम लोग यहां देखते हैं बेटा, 3 फैक्टर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ कोलिजन और वी कैन से फ्रीक्वेंसी को हम जेड से इंडिकेट करते हैं। तो के कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड हो गया, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, ठीक है जी। आप यहां ए बी भी लिख सकते हैं, जेड ए बी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग अलग बुक अलग अलग तरीके से शो करती है। उसके बाद क्या है, एफ, और साथ में क्या है, तीसरा फैक्टर क्या है, पी। मान लीजिए हम यहां पी को लिख देते हैं, पी क्या है बेटा, ओरिएंटेशन फैक्टर, और उसके अलावा इफेक्टिव कोलिजन दैट इज एफ। तो यहां पे एफ का फॉर्मूला अगर हम पुट करें तो क्या बन जाएगा, ई माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है जी।
तो ये जो दोनों फैक्टर है ना बेटा, ये देखिए, अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल पार्ट। एक्सपोनेंशियल पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, प्री एक्सपोनेंशियल पार्ट हो जाएगा। तो जेड और पी कोलिजन और ओरिएंटेशन वाले फैक्टर को कलेक्टिवली हम ए से इंडिकेट करते हैं, तो इट विल बिकम ए। ठीक है जी, क्या आ जाएगा आपके पास, ए, और उसके बाद E माइनस ई ए बाय आर टी। तो तीनों फैक्टर को हम लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो ये जो रिजल्ट होता है हमारा, ये जो रिजल्ट है बेटा, यही रिजल्ट आर्हीनियस इक्वेशन होता है। इसको हम बोलते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। क्लियर है? यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह यू कैन इजिली यूज ए माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है जी, ये यूज कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, कांस्टेंट का इतना बड़ा रोल नहीं है यहाँ पे। तो ए को क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ पा रहे हैं आप, जो एक्सपोनेंशियल से पहले आती है वो आती है आपके। इसको आर्हीनियस फैक्टर भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। द वर्ड इज आर्हीनियस फैक्टर। ठीक है, तो बेटा ये जो पूरा टॉपिक था ना कोलिजन थ्योरी का, इसके हर पार्ट को हमने बहुत अच्छे से इलेबोरेट करने की कोशिश की है। हाँ, ये जो फॉर्मूला है ई, जो एफ का फॉर्मूला है, इसको यहां समझाना पॉसिबल नहीं है बेटा, बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में होता है और ना ही किसी काम का है, ना तो मेंस में ना एडवांस में। तो हम लोग इसको फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। आज हम इस फॉर्मूले से काम चला रहे हैं और जरूरत भी नहीं है आपको, सच बताऊं तो ये हमारी कोलिजन थ्योरी ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी यू कैन से कोलिजन थ्योरी फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स या फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशंस होती है। तीन बातें याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जेड, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए और क्या होना चाहिए। अब मैं आपको फाइनली बताता हूं। देखिए, मान लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 100, अब उसमें से कोलाइड कर रहे हैं 50। ठीक है जी, उस 50 में से इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं 20, और उन 20 में से भी सिर्फ 5 ही ऐसे हैं जिनकी ओरिएंटेशन भी सही है। तो पार्टिकल भले ही 100 हो बेटा, प्रोडक्ट सिर्फ 5 बनाएंगे। तभी समझिए गैसियस मॉलिक्यूल्स मिलियंस ट्रिलियंस के आपके अमाउंट में है, रेंडमली कोलाइड कर रहे हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करते हैं क्योंकि गैस डिसऑर्डर बहुत ज्यादा होता है बेटा। तो ओरिएंटेशन वाला फैक्टर ना इनका एक्सट्रीमली लो होता है कि भाई दो मॉलिक्यूल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ओरिएंटेशन पे कोलाइड कर जाए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं इसको निकालने के लिए, वहीं से हमारा फिर ये वाला फैक्टर भी जनरेट हुआ था। तो दैट इज ऑल अबाउट योर कोलिजन थ्योरी। इससे नेक्स्ट सेक्शन में हम आपकी आर्हीनियस इक्वेशन की एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए बेटा, बहुत मतलब आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही है और बहुत नॉलेजफुल लेक्चर भी है, जिसका आपको इन फ्यूचर साइंस में बड़ा फायदा होने वाला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से लेक्चर देखिए।